नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास काल विभाजन में। आज है हमारा रीतिकाल। बेटा, पहले हमने पढ़ा वीरगाथा काल या आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल या भक्तिकाल ही कहिए, और तीसरा है पूर्व मध्यकाल या रीतिकाल। पूर्व मध्यकाल था भक्तिकाल। अभी देखिए दोबारा वीरगाथा काल या आदिकाल कहिए। दूसरा हमने पढ़ा था कि पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल। उस काल में मैंने बताया था और आपको ये भी समझाया था कि उस समय काफी युद्ध हुए, और इसके बाद उसका वर्णन हमने स्पष्ट रूप से किया था। अब जो ये तीसरा काल है ना, ये रीतिकाल। रीतिकाल कहिए या उत्तर मध्यकाल। बेटा, ये है 1700 से 1900 तक का समय है। इस समय क्या था, जो मुगलों के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें राजाओं ने जीत हासिल की थी, तो इस समय क्या होता था, जो कवि होते थे ना, वे अपने काव्य ग्रंथ को स्पष्ट करके ठीक से उसको शुद्ध भाषा में, हिंदी भाषा में लिख करके, संस्कृत से उनको काव्य ग्रंथ पढ़ करके फिर उनको लिख करके राजाओं के सामने प्रस्तुत करते थे काव्य रूप में। ठीक है, तो बेटा ये होगा 1700 से 1900 तक का संवत। मैंने आपको पहले भी बताया था कि संवत और सन में ये अंतर है कि 56 ईयर्स का मैंने पहले बता दिया था आपको। अब आगे देखो, रीति को कई काल के नाम से, रीति काल, श्रृंगार काल या कलाकार काल। अब रीति काल को श्रृंगार काल भी कहते हैं, कलाकार काल भी कहते हैं और उत्तर मध्य काल भी कहते हैं। तो बेटा देखो, क्वेश्चन बन सकता है कि रीतिकाल के प्रमुख कवियों का नाम लिखिए, या श्रृंगार काल किसे कहते हैं, या कलाकार काल किसे कहते हैं। तो बेटे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, केवल अगर हमने यही याद रखा कि उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल ही हमारे ध्यान में रहा, तो ये एक अलग सा क्वेश्चन बन जाएगा। तो रीतिकाल को ही श्रृंगार काल कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलो, रीति का अर्थ क्या होता है। रीति का अर्थ होता है नियमबद्ध, नियम के अनुसार कार्य करना, नियम के अनुसार काव्य रचना करना। यानी जो कुछ एक नियम है ना, उन्हीं के अनुसार चलना कहलाता है रीतिकाल। तो नियमों को ध्यान में रख करके कार्य करना ही रीतिकाल होता है। अब इसमें देखो, अब रीतिकाल की कुछ विशेषताएं थी बेटा। नियमों के अनुसार काव्य रचना की जाती थी। ठीक है, दूसरा क्या है, मुक्तक काव्य की परंपरा की प्रधानता थी। मुक्तक काव्य, ठीक है, जिसको मुक्तक छंद कहते हैं। आश्रय दाता राजाओं की प्रशंसा करते थे। इसमें भाषा ब्रज भाषा थी, कुछ अवधी भाषा भी आई है। और इसी में बेटा अब जो ये हुए ना, आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना है, अलंकार की प्रधानता, रस और छंद की प्रधानता, है ना। और जब कलाकार जो जाते थे कवि दरबार में रहते थे, तो वहां पर वे राजाओं के सामने इतनी प्रशंसा करते थे, वीरता की बातें कर करके, काव्य रूप में उन्हें कह करके, तो राज दरबार में खुशी का माहौल हो जाता था और राजा उनको ले जाने उपहार में क्या क्या दे देते थे। तो बेटा ये जो है ना, अब ये देखो कि रीतिकाल को तीन भागों में विभाजित किया, या तीन प्रकार के कवि माने गए आपका, और रीतिकाल को तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तीन भागों में। या तीन प्रकार के कवि माने गए, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या आएगा, तीन भागों में बांटा गया है। पहला है रीतिबद्ध कवि।
रीतिबद्ध का मतलब क्या होता है? रीति से बंधे हुए, नियमों से बंधे हुए। जो कवि हुए उनका वर्णन है जो नियमों से बंधे हुए थे। जैसे रीतिबद्ध कवियों में वो क्या करते थे? काव्य रचना तो करते थे, लेकिन वे रीति के से बंधे हुए, कुछ लिमिट में ही वो रहते थे। श्रृंगार काल भी लेते थे, वीरता की बातें भी लेते थे, अलंकार भी लेते थे, है ना, भाषा का प्रयोग करते थे, ब्रज भाषा का। लेकिन बेटा फिर भी वे कुछ चीज नियमों से बंधे हुए थे। उन्होंने नियमों को ध्यान में रखकर काव्य रचना की, है ना। तो 3 भाग हुए, कवि माने गए 3 भागों में बांटा गया। पहला रीतिबद्ध कवि, नियमों को ध्यान में रखकर काव्य रचना की गई। इसमें कौन है? एक चिंतामणि त्रिपाठी, केशवदास, मतीराम और भी अन्य कवि हुए। इन्होंने क्या किया? काव्य लिखा और काव्य को नियम के अनुसार प्रस्तुत किया। कुछ चीजें ऐसी थी जो बंधी हुई होती हैं, उनका इन्होंने इस्तेमाल किया और एक स्वतंत्र रूप से ना करके इन्होंने नियम के अनुसार काव्य रचना की। दूसरे हुए रीति सिद्ध काव्य की विशेषता। ये तो हुआ रीतिबद्ध कवि, ये तो हुआ रीतिबद्ध। अब है रीति सिद्ध कवि। अब रीति सिद्ध कवि क्या होते हैं? वो नियम से युक्त तो होते हैं, नियम युक्त तो काव्य लिखते हैं, लेकिन उनके अंदर वो स्वतंत्र रूप से काव्य लिखना शुरू कर देते हैं। रीति युक्त तो है लेकिन स्वतंत्र रूप से काव्य रचना पसंद करते थे। वो क्या है? इसमें शास्त्र प्रधान काव्य था। शास्त्र प्रधान काव्य क्या? शास्त्र, यानी कि वे बुद्धि का प्रयोग करके अपने अनुसार शास्त्रों का क्या करते थे? उनका अनुवाद करते थे और हिंदी में अनुवाद करके अवधी भाषा में वो ब्रज भाषा में प्रयोग करके फिर अपने रूप में स्वतंत्र रूप से काव्य लिख देते थे। इसमें क्या था? ब्रज भाषा की प्रधानता थी, अलंकार, रस और ऐसे हुए बिहारी। इन्होंने क्या किया? स्वतंत्र रूप से काव्य किया। रीति युक्त तो थे लेकिन उन्हें स्वतंत्र रूप से काव्य लिख दिया। इन्होंने कुछ नहीं माना कि भाई क्या है क्या नहीं, लेकिन इन्होंने रस का प्रयोग भी किया, अलंकार का प्रयोग भी किया, ब्रज भाषा की प्रधानता भी रखी और छंदों का प्रयोग भी किया। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो वीरता की बातें वो लिखी और कवि को इन्होंने अपने काव्य के द्वारा राज दरबार में इन्होंने बहुत वाह बटोरी। ऐसे हुए बिहारी। और भी कवि लेकिन बिहारी जी हुए। तीसरे हैं रीति मुक्त कवि। अब देखो, रीति मुक्त का अर्थ होता है रीति से बिल्कुल अलग, किसी नियम को ना मानना। इन्होंने तो नियम को तो माना लेकिन शास्त्र प्रधान काव्य स्वतंत्र रूप से लिख दिया, नियमों को ध्यान में रखते हुए लेकिन स्वतंत्र रूप से लिखा। अब देखो इसमें क्या किया? रीति मुक्त कवि है, इन्होंने इस काल में ना तो नियमों को ध्यान में रखा इन्होंने, इन कवियों ने, और ना ही लक्षण ग्रंथ लिखे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो अपनी स्वतंत्र मनोवृत्ति से काव्य लिखे और वियोग और श्रृंगार रस की प्रधानता दी गई। वियोग और श्रृंगार रस को प्रधान माना गया है। तो बेटा इसमें क्या करते थे? इन्होंने क्या किया? ब्रज भाषा का प्रयोग भी किया, वियोग और संयोग श्रृंगार रस का की प्रधानता दी, और इस समय नाच डांस और राजा जो थे वो किसी के प्रति जो वर्णन किया जाता था राज दरबार में, उसका वर्णन इसमें किया श्रृंगार रूप में, और वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार का वर्णन किया। लेकिन जो बिहारी हुए इन्होंने रीति सिद्ध में क्या किया? इन्होंने शास्त्र प्रधान काव्य पर ज्यादा जोर दिया। रीति युक्त तो रहे लेकिन इन्होंने अपने स्वतंत्र रूप से कविताएं लिखी। लेकिन इस समय तो बिल्कुल ये घनानंद है, ठाकुर है, आलम है, इन्होंने तो रीति मुक्त काव्य लिखा। बिल्कुल ना तो इन्होंने नियमों को ध्यान में रखा और ना ही इन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ लिखे, बल्कि इन्होंने तो स्वतंत्र रूप से अपनी मनोवृत्ति से काव्य लिखे। वियोग और श्रृंगार की प्रधानता इसमें रही है। बेटा एक बार और ध्यान से सुनो, ये जो है रीतिकाल का एक क्वेश्चन बनेगा कि रीतिकाल संवत कब से कब तक माना गया? तो बेटा संवत है 1700 से 1900 तक, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि श्रृंगार काल किसे कहा जाता है। तो बेटा श्रृंगार काल में कलाकार काल, उत्तर मध्य काल, रीति काल, ये सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद बेटा रीति काल की जो विशेषताएं थी, इसमें क्या था, नियमों के अनुसार काव्य रचना की गई, मुक्तक काव्य की परंपरा रही, आश्रय दाताओं की, राजा जो थे अपने वहीं पर ही, अपने महल में ही, अपने अपने राज दरबार में ही कवियों को क्या देते, आश्रय देते थे, और वहीं पर वहीं पर तैयारी करते थे, और वहीं पर राजा को अवगत कराने के लिए, राजा को प्रसन्न करने के लिए, राजा का आत्मविश्वास और अधिक बढ़ाने के लिए, और राजा की योग्यता को और अधिक वृद्धि करने के लिए राजा को बताते थे। तो ये वहीं पर थे, कवि वहीं पर रहते थे। तो इन्होंने ये क्या करते थे, रीतिबद्ध काव्य की रचना की, पहले नियमों को ध्यान में रखकर काव्य लिखा, और इन्होंने, ये थे चिंतामणि और त्रिपाठी, केशवदास और मतीराम। दूसरा था रीति सिद्ध कवि, ये जो कवि थे ये रीति युक्त तो थे, नियमों को ध्यान तो रखते थे, लेकिन जो काव्य लिखते थे ना, वीरता की, श्रृंगार की, ये स्वयं ही लिखते थे। और इन्होंने अलंकार भी लिखे, रस, छंद, ब्रज भाषा का प्रयोग किया, शास्त्र प्रधान काव्य लिखे, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये हुए बिहारी। और तीसरे हैं बेटा रीति मुक्त कवि, ये है घनानंद ठाकुर और आलम। इन्होंने इस काल में ना तो नियमों का ध्यान रखा गया, और ना ही इसमें ग्रंथ लिखे गए, अपने लक्षण ग्रंथ लिख दिए, अपनी स्वतंत्र मनोवृत्ति से काव्य लिखे, और वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार का इन्होंने वर्णन किया है। मेरे विचार से आपको ये आज की वीडियो समझ आई होगी। कल फिर क्लास लेती हूँ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।